हेलो स्टूडेंट्स। मंथली टेस्ट के बाद आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे मिली और जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अब हम, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक्स, और उसमें मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको मैकेनिक्स के बारे में, क्योंकि सेकंड यूनिट आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है आपका काइनेमैटिक्स से रिलेटेड और सेकंड पार्ट आपका रिलेटेड है वेक्टर से। ओके, तो जो सेकंड यूनिट आपकी 2 पार्ट्स में जैसा कि डिवाइडेड है, तो थोड़ा सा रिलेट करेंगे। और पहले मैं इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करूंगा और उसके बाद फर्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। आई थिंक आपको इससे अच्छा समझ में आएगा। और रही बात न्यूमेरिकल्स की, जो फर्स्ट यूनिट के न्यूमेरिकल्स थे, बेसिकली मैंने सभी एग्जांपल्स आपको कराए जो जो प्रॉब्लम से रिलेटेड थे, तो आप उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करिए एनसीईआरटी की। यदि कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर उसका फोटो क्लिक करके जरूर भेजें। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8979558902। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपकी सेकंड यूनिट। और देखिए, जो मेरा मेथड होगा टीचिंग कराने का इस यूनिट से रिलेटेड, तो आप बेसिकली किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, बट रिटर्न आपको जो नोट्स आपको बनाने हो मेरी जो मैं बोर्ड पे कराऊंगा उसी से बनाने। देखिए, एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि शायद मुझे लगता है कि जो कंटेंट मैं आपको यहाँ पर टाइटल टीच कराऊं वो शायद आपको एनसीईआरटी में या अनदर किसी बुक में ना मिले। ठीक है, बट एक सीक्वेंस बनाने के लिए, एक कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि कुछ एक्स्ट्रा बेसिक पॉइंट्स भी आपको क्लियर कराए जाए। तो फोकस इस बात पर करिए कि जो भी मैं टाइटल यहाँ पर या कंटेंट आपको टीच कराता हूँ, उस कंटेंट की हेडिंग पर फोकस करिए, और उस हेडिंग से यदि आपको कोई डाउट हो और बुक्स को में आप उसे ढूंढना चाहते हैं, तो उसी कंटेंट की सिर्फ हेडिंग को चेक कीजिए कि किस बुक में वो है, वहां से उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, सिलेबस से रिलेटेड या एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से और जितना भी रिक्वायर्ड होगा वो मैं ऑन द बोर्ड आपको कराऊंगा, वो मस्ट है। बाकी आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए उस मेरी टॉपिक की जो टाइटल है उसे उससे मैच करते हैं किसी भी बुक से, किसी भी चैप्टर में जहाँ पर भी आपको मिलता वहाँ से आप उसे रीड कर सकते हैं। जनरली मैं जो कवर करता हूँ किसी एक मेनली बुक को कवर नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें आपकी एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी पर मेन फोकस रहता है, और कुछ साइड बुक भी है जैसे प्रदीप हुई, एसएलोरा हुई, और कुछ अनादर सोर्सेज भी है। कुछ स्टैंडर्ड बुक है जैसे हाईली रेशनिंग की भी आपकी बुक होती है, तो वहाँ से भी कुछ टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे, जिससे कि आपका जो हायर लेवल के लिए आप तैयार हो सके, जो कंपटीशन लेवल है उसके लिए भी आपको अपग्रेड किया जा सके। तो चलिए मैं रिलेट करूँगा। पहले जो मैं स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैकेनिक्स के बारे में आपको बताया था, तो मैकेनिक्स को हम मेनली हमने बताया था कि 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट था स्टैटिक्स। ठीक है, जिसमें हम रेस्ट में किसी ऑब्जेक्ट की मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। दूसरा आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में होगा, बट वो उसकी जो कोर्स ऑफ मोशन होगा उस रीजन का हमें कुछ भी पता नहीं होगा, जिसे हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। और तीसरा चीज आपको बताया था डायनामिक्स, जिसमें आपको बताया गया था कि हम इसमें कोर्स ऑफ मोशन को भी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट स्टडी करेंगे काइनेमैटिक्स। फर्स्ट पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ कंडीशंस में मैं आपको जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके काइनेमैटिक्स से स्टार्ट करेंगे, बट जब काइनेमैटिक्स में आपको स्टार्ट कराऊंगा तो आपको दिखाई देगा कि आपको यहाँ पर एक अनदर मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम उसी मैथमेटिक्स को पहले स्टार्ट करेंगे और फिर अपनी काइनेमैटिक्स को शुरू करेंगे। तो बने रहिए वीडियो पर और कमेंट जरूर कीजिए। यदि आप YouTube पर कमेंट नहीं कर सकते तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिए और उस पर अपना फीडबैक जरूर दे। और यदि कोई डाउट हो या तो ऑडियो बनाकर भेजिए और या रिटर्न में भेज सकते हैं। ओके, कम बैक हियर। तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, यूनिट सेकंड, जिसका नाम है आपका काइनेमैटिक्स। ओके, काइनेमैटिक्स मीन्स
स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट without any information of cause of motion. ओके, अब यहां पर एक चीज देखिए जरा। देखिए मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा, आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा भी होगा। चलिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया मोशन, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोशन से, ठीक है, और फिर आप देखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सॉरी फॉर ओके, कम बैक। नाउ we study about motion, okay, or see very carefully because this video is very very important, okay, for this unit। आइए चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हम कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा। तो हम एक वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, स्टेट। क्या यूज करेंगे? स्टेट। तो स्टेट of any object, state of any object, okay, or particle। Object means anything in this world। For example, this marker and this board and etc, okay, which have mass, okay, which have mass। Now state is very important word, okay। State means at any particular time ये ऑब्जेक्ट किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्टिंग्विश है, कॉन्फ़िगरेटेड है, तो ये इसकी स्टेट है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस स्टेट पॉसिबल्स। फर्स्ट इज rest, okay, and second is motion, okay। Now first of all we define rest। और देखिए जो दो वर्ड आप यहां पर ये पढ़ रहे हो, रेस्ट और मोशन, यही टू वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हमें डिफाइन करने में एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमें कुछ कंसीडर करना होगा। इसीलिए लगातार वीडियो देखते रहिए और मन में ये क्वेश्चन अराइज कीजिए कि वो क्या चीज होगी, और देखिए कि मेरे से पहले आप खुद ही जवाब दे सके। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट। रेस्ट क्या है? एक स्टेट है, किसकी? किसी ऑब्जेक्ट की, बट कौन सी? अब इसे डिफाइन करते हैं। देखिए रेस्ट का मीनिंग होता है कि हम अब आराम कर रहे हैं, ओके, और आराम करने का मतलब है कि हम रुके हुए हैं, सही है ना। जब रुके हुए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह हम हैं उसे बोलते हैं पोजीशन, ओके। तो जो हमारी पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। देखिए अभी किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये मार्कर यहां पर है, और यदि आफ्टर सम टाइम, क्योंकि टाइम ऑलवेज चेंजिंग है ना, चेंजेबल है, तो आफ्टर सम टाइम भी यदि मार्कर यहीं पर है तो इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई, पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसलिए इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ओके। बट
अभी हम देखते हैं इस डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप चेक करिएगा। मैं पहले डेफिनेशन, इनकम्प्लीट डेफिनेशन आपको लिख दूं। एनी ऑब्जेक्ट is said to be in rest if the position of that object does not change with टाइम। आई थिंक आपको लग रहा होगा कि ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है। अब आप देखिए, सपोज कर लीजिए कि आपकी ये क्या है, रोड है। दैट मीन्स अर्थ सरफेस। ओके ना। चलिए, अब इस रोड पर आपकी एक बस मूव कर रही है। क्लियर है। और ये आपकी कोई बस मूव कर रही है इस रोड पर। क्लियर ना। अब आप बताइए कि यदि हम ये कहें कि ये जो पैसेंजर है, यहां पर एक पैसेंजर खड़ा हुआ है, ये यहां पर, और इसकी पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, तो ये बताइए ये रेस्ट में हुआ ना, अकॉर्डिंग टू मी एंड यू। ओके, ये रेस्ट में हुआ। अब हम देखते हैं कि ये जो बस है ये आपकी मूव कर रही है, दैट मीन्स मोशन में है। अब आप बताइए कि एक पर्सन इसमें बैठा हुआ है बस में, यदि उस पर्सन को ये पर्सन देखता है तो उसकी पोजीशन में चेंजिंग हुई, क्योंकि वो अभी यहां पर था तो भी यहां पर आ जाए। यदि इस पर्सन से इस बस की स्टेट के बारे में पूछा जाए तो वो कहेगा कि ये बस इसके रेस्पेक्ट में मोशन में। क्लियर है ना, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही। अब देखिए, यदि मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि जो पर्सन इस बस के अंदर बैठा हुआ है और उससे यह कहा जाता है कि ये बस, क्या इस बस की पोजीशन में कोई चेंजिंग हो रही है टाइम के साथ, तो जनरली आप लोगों का आंसर यही होगा कि हाँ। बट जिस चेयर पर, जिस पोजीशन पर पर्सन इस बस के अंदर बैठा हुआ है वो उसी जगह बैठा हुआ है आफ्टर सम टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस और उस पर्सन के बीच कोई पोजीशन चेंजिंग नहीं हुई टाइम के रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स बस पर्सन दोनों क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, रेस्ट में है। तो यहां पर एक वर्ड निकलता है, उसे बोलते हैं रेस्पेक्ट। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हुआ होगा, आप सिंपल वे में समझते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है स्टेशन पे, है ना। स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म है उस पर एक पर्सन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो वो बताइए रेस्ट में हुआ ना, आप जैसा कि कहेंगे नॉर्मली। अभी मैं वो डाउट ही आपको क्लियर कराना चाहता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है ये, इसलिए बने रहिए। तो और लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी अच्छा लगेगा आपको जो कंक्लूजन निकलेगा। तो वो पर्सन आपका रेस्ट में है जैसा कि आप कहेंगे। देखो कुछ मिसिंग है, वही आपको निकलवाना चाहता हूं मैं। तो रेस्ट में कहेंगे, है ना।
अब एक ट्रेन वहां से पास होती है, तो प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए पर्सन के अकॉर्डिंग ट्रेन आपकी मोशन में है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। जो उसमें पैसेंजर बैठा हुआ है वो भी मोशन में, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। क्लियर है ना? बट जो पैसेंजर ट्रेन के अंदर है उसके अकॉर्डिंग यदि बताया जाए तो आप देखोगे कि पैसेंजर से यदि पूछा जाए कि प्लेटफॉर्म पर बैठा व्यक्ति क्या है, तो आप वो कहेगा कि वो पीछे निकल गया। दैट मीन्स वो मोशन में है। तो यहां पर एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसे बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू। तो आप यदि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको एक वर्ड यूज करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट। ओके, आप किसके रेस्पेक्ट में कहना चाहते हैं? अब एग्जांपल और लीजिए, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। क्या कि एक बाइक है, बाइक पर दो पर्सन है, तो बाइक तो मुझे पता है कि मोशन में है क्योंकि वो चली जा रही है मेरे अकॉर्डिंग। अब बट में जो पर्सन उस पर बैठे हुए हैं बाइक पर, वो तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, एक ही जगह है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि मैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट मेरे रेस्पेक्ट में मैं दोनों बाइक पर मोशन में है। क्लियर हुआ ना? क्लियर है ना? चलिए, तो यहां पर आपको विद रेस्पेक्ट टू वर्ड भी यूज करना पड़ेगा कि आप किसके रेस्पेक्ट में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। जनरली हम यूज इसलिए नहीं करते, जनरली आपने देखा आपसे पूछ लिया जाता है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में, तो आप उस कंडीशन में अपने आप से अर्थ को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफाइन करते हैं कि रेस्ट में या मोशन। जैसे कि आप बस में बैठे, बस चली जा रही है और आपसे पूछा जाता है कि बस मोशन में या रेस्ट में, तो आप कहोगे मोशन, बट आपके रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। मोशन में किसके रेस्पेक्ट में? अर्थ के। तो आप एक कॉमन सेंस से आंसर बोलते हैं कि पूछने वाले ने क्वेश्चन किसे पूछा, तो उसके सेंस से आप एक वो उसने रॉन्ग क्वेश्चन आस्क किया आपसे और आपने उन्हें एक रॉन्ग आंसर भी दिया। ओके, बट सेंस सही था आपका। तो चलिए, तो यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं, एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू विद टाइम and with respect to any other object। और कुछ बुक्स में ये भी लिखा गया इट्स सराउंडिंग्स। ओके, ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए बुक्स में कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिए, मैंने आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लीजिए, a marker lies on a marker placed on a table। okay, then marker will be in rest with respect to table। ओके, कंबाइन एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बाद में दूंगा। दूसरी डेफिनेशन डिफाइन करते हैं मोशन। चलिए, अब बात करते हैं मोशन की। चलिए,
मोशन जस्ट अपोजिट है आपका रेस्ट का। एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if the position of that object change with time and with respect to any other object। ओके, क्लियर है ना? तो उस स्टेट को, उस ऑब्जेक्ट के हम बोलते हैं मोशन। क्लियर है ना? अब आप एग्जांपल देख सकते हैं कहूंगा, ए ट्रेन passing through a platform। तो जनरली साइंस निकलेगा कि ट्रेन आपकी मोशन में है, बट यहां पर कॉमन सेंस आप लगाओ तो आपको यही नहीं पता कि किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। यदि हम पूछते हैं उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स के लिए, तो आप बताइए क्या उस पैसेंजर के रेस्पेक्ट में ट्रेन की पोजीशन में कोई चेंजिंग हुई? नहीं। दैट मीन्स उस पैसेंजर के अकॉर्डिंग ट्रेन आपकी रेस्ट में है, बट प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए ट्रेन आपकी मोशन में होगी। तो किसके रेस्पेक्ट में है? पासिंग थ्रू ए प्लेटफॉर्म, देन ट्रेन इज इन मोशन with respect to plate। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा दोनों डेफिनेशंस। तो यहां पर आप देखिए कि आपको एक रेस्पेक्ट पॉइंट की बात करनी पड़ रही है कि जिसके रेस्पेक्ट में आपको ये बात करनी है। क्लियर है? अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं जरा, काफी इंपॉर्टेंट है, जो इसका सेंटेंस में कंबाइन फॉर्म पर आपको यहां पर दूंगा। तो जैसा कि आप सबसे पहले एक एग्जांपल ले, थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा इसमें आपसे कुछ मिसिंग भी हो सकता है, जिससे आप रल सकते हो। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन। सपोज कर लीजिए आपके पास आप एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो, ठीक है, और प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में, ठीक है। अब एक ट्रेन आती है और प्लेटफॉर्म से निकल जाती है, कोई पैसेंजर उस ट्रेन में भी बैठा हुआ है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ पर थे? प्लेटफॉर्म पर, कि ट्रेन मोशन में या रेस्ट में, तो ट्रेन क्या में हुई? मोशन में। आप जो पैसेंजर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, उससे यदि पूछा जाता है कि ट्रेन मोशन में या रेस्ट में, चूंकि उस पैसेंजर के रेस्पेक्ट में ट्रेन की पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, इसलिए ट्रेन क्या में? रेस्ट में। बट यदि पैसेंजर से ये पूछा जाता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति मोशन में है या रेस्ट में, तो वहां से उसे दिखाई देगा कि अभी व्यक्ति उसके जस्ट सामने था, बट आफ्टर सम टाइम वो पीछे निकल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंजिंग हुई। तो इसलिए प्लेटफॉर्म के साथ साथ वो पर्सन भी जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, वो भी उस पैसेंजर के रेस्पेक्ट में मोशन में। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखिए, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में प्लेटफॉर्म पर खड़ा पर्सन रेस्ट में था, बट ट्रेन में बैठे पैसेंजर के रेस्पेक्ट में वो मोशन में है, ठीक है। बट ऐसे ही आप देखिए कि प्लेटफॉर्म पर खड़े पर्सन के अकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म आपका क्या में है? रेस्ट में है। बट आप देखिए कि जो अर्थ है आपकी, वो सन के अराउंड क्या करती है? मोशन करती है। और चूंकि प्लेटफॉर्म आपका अर्थ से सिचुएटेड है ना, प्लेस्ड है, तो चूंकि अर्थ मूवमेंट कर रही है सन के अराउंड, तो इसलिए प्लेटफॉर्म भी सन के अराउंड मोशन करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सन के रेस्पेक्ट में अर्थ रेस्ट में नहीं है, इसलिए प्लेटफॉर्म भी रेस्ट में नहीं है। तो आप देखिए कि जैसे ही आप अपना जिसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं उसे चेंज करते हैं, तो वैसे ही आपके ऑब्जेक्ट की स्टेट भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं
कि जो आपकी जो स्टेट है, जिसे हमने रेस्ट या मोशन का नाम दिया, वो आपकी इंडिपेंडेंट ना होकर डिपेंडेंट रिलेटेड है, मतलब वे एक दूसरे के रिलेटिव है। क्या है? रिलेटिव, नॉट एब्सोल्यूट। देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आगे जाकर जब आप फिजिक्स में इंटरेस्ट यदि आपका होगा और 12th के बाद आप स्टडी करोगे फिजिक्स को, तो ये वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में, और इसका आंसर ढूंढना बहुत मुश्किल है और बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। जब आप आगे पढ़ोगे तो आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा, तो इसी में बहुत काम किया गया है एब्सोल्यूट और रिलेटिव पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी स्टेट, रेस्ट और मोशन है वो आपकी एब्सोल्यूट ना होकर कैसी है? रिलेटिव है। कैसी है? रिलेटिव है। अब आप देखिए, जब आप रेस्ट और मोशन की बात कर रहे हैं तो आपको एक पॉइंट की ज़रूरत है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है जिसके रेस्पेक्ट में आप उसकी स्टेट को डिफाइन कर सकें। तो उसे हम जनरली फिजिक्स में यहाँ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे हम एक पॉइंट से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं। अब उस पॉइंट को हम एक नाम देते हैं रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हम उसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसे नाम देते हैं रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो उस रेफरेंस पॉइंट को हमें एक्सप्लेन करना है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे होगा, तो बट जुड़े रहिए तभी समझ में आएगा। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं इसके बारे में, कि आपको पता होते हुए भी नहीं आपको पता होता है किस चीज़ का, बट आपको फिर भी पता नहीं होता। जैसे देखिए, आप आज चौंक गए होंगे इस बात को सुनकर, बट आपको पता है इस बात का, आपके माइंड को पता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि यदि आप एक ट्रेन से जा रहे हैं और आपसे पूछा जाता है कि सहारनपुर आ गया या चला गया, तो यदि आप सहारनपुर से पहले हैं, मान लीजिए देवबंद है, और देवबंद से आप सहारनपुर जा रहे हैं या आगे कहीं जा रहे हैं, तो यदि आपसे कहा जाता है कि देवबंद आया या नहीं, तो आप कहोगे देवबंद आने वाला है। आप ये नहीं कहोगे कि ट्रेन देवबंद से सहारनपुर जाने वाली है, ये नहीं कहोगे, आप कहोगे देवबंद आने वाला है, क्योंकि आपको पता है, आपके माइंड को पता है कि आपकी जो अर्थ है, सरफेस, वो आपके रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, ना कि ट्रेन आपके रेस्पेक्ट में मूव कर रही है। इसलिए माइंड हमेशा ये बोलता है कि देवबंद चला गया और सहारनपुर आ गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसलिए देखते रहिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल गया, कंक्लूजन। तो 2 पॉइंट हमने निकले कि रेस्ट एंड मोशन, स्टेट of any object है ना, is relative, not relative, not absolute। रेस्ट और एब्सोल्यूट। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ ए रेफरेंस पॉइंट with respect to we define the state of any object। क्लियर है? In mathematics this reference point is known as origin, is known as origin। तो यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है इस टॉपिक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप अब पढ़ोगे और आपने 10th क्लास में भी थोड़ी बहुत ही पढ़ी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। ओके, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन माय
पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8979558902। ओके, थैंक यू।